हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग और हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना प्लास्टिक एनालिसिस का दूसरा लेक्चर किया था, ठीक, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड, जिसमें ये सारा टॉपिक दिया था और एक एक करने को बोला था। तो एक लोग का डाउट आया था, मेरे नंबर पे भेजे थे व्हाट्सएप पे कि सर ये क्या ला रहे हैं आप, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन। उसका पूछना था ये क्या क्यों ला रहे हैं, इसका रीजन बताइए। तो जो ये होता है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। यहाँ मतलब अप्लाई करते हैं। तो आपके सिलेबस में लास्ट में दिया था तो मैं सोचा लास्ट में पढ़ाऊँ। चलो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, वही कर लें कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, तब इस टॉपिक को पढ़ें। ठीक, आप काटना चाहें यहाँ से काट दीजिए, नहीं मैं लास्ट से यहाँ पढ़, चलो मैं शुरू से फिर से हर एक केस को फिर से समझा दूंगा। ठीक, आप लोग मत काटिएगा, वहीं से नोट कर लीजिएगा। चलो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। मतलब जो यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, इंटरनल वर्क डन बराबर एक्सटर्नल वर्क डन, यही आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। चलो तो हेडिंग डालिए आज आप लोग कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, उसके बाद हम कोलैप्स लोड निकालना सीखेंगे। ठीक, देखो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक, ये क्या होता है। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यही होता है कि अगर कोई हमारी स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके द्वारा जो इंटरनल वर्क लग रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वही आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक, अब इसके डिफिनीशन है, एक सेकंड में डिफिनीशन लिख दूं। तो देखो ये सिंपल सा डिफिनीशन रहा, अभी एक डिफिनीशन और लिखवा दे रहा हूँ, इससे छोटा रहेगा। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, फॉर अ स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई स्ट्रक्चर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले तो क्या कह रहा है, द टोटल एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय अप्लाइड लोड इज इक्वल टू द, अब क्या बोला कि जो टोटल एक्सटर्नल वर्क हो, अब यहाँ वर्चुअल मतलब काल्पनिक हम लेके चल रहे हैं, मतलब काल्पनिक होता ही है, हम यहाँ मान के चलते हैं, मैकेनिज्म लाते हैं। तो अभी मैं इसका डिफिनेशन लिख दूंगा वर्चुअल वर्क का। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है कि द टोटल एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड, तो जो आप अप्लाइड लोड लगा रहे हैं उसके कारण जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है वो बराबर है किसके, द टोटल इंटरनल वर्चुअल वर्क डन बाय द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, जिसे हम MP बोलते हैं। ठीक, तो उसके द्वारा जो इंटरनली जो वर्क डन हो रहा है, ये दोनों जब बराबर होते हैं वही आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। कब? ड्यूरिंग अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हो रहा था ना, हमने फिगर पहले से भी देख लिया, एक केसेस या कर लिया तो और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, वही लिखा है। ठीक, तो अब देखो और आगे क्या लिख सकते हो कि जब आपका कोलैप्स हो रहा है, एट कोलैप्स आपका क्या होगा, एट कोलैप्स स्टेज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रक्चर पे, प्लास्टिक स्ट्रक्चर अगर हम लेके चले तो वहां पर क्या हो रहा है कि यही बोल रहा है ना कि आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, इंटरनल वर्चुअल वर्क, यही होता है। ठीक, अब एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे आपने कोई लोड लगाया, वो मान लो P, अब उसके द्वारा डेल्टा ऐसे डिफॉर्मेशन होता था, याद है ना, ऐसे देखो P लोड लगाते थे, फिर उसके द्वारा देखो फिगर में याद है ना, P लोड लगाते थे फिर डेल्टा डिफॉर्मेशन हो जाता था। ठीक, तो सिमिलर ऐसे P लोड लगाया डेल्टा डिफॉर्मेशन होता है, ऐसे कई सारे हो सकते, तो ऐसे समेशन लगा देना, तो उन सब का समेशन इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क। अब इंटरनली का जो रजिस्टिंग फोर्स, जैसे प्लास्टिक मूवमेंट लगता था MP, उसके द्वारा डिफॉर्मेशन होता था कितना, 2 डेल्टा वहां हुआ था, ऐसे मतलब 2 डेल्टा हो रहा था, ये तो केस है लेकिन यहाँ डेल्टा लिख देना, मतलब डेल्टा जितना डेल्टा डिफॉर्मेशन होगा ये दोनों का समेशन, ये जो इक्वल होता है यही आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इसे एक तरह से और डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक सेकेंड डिफिनेशन, मैं यहाँ हेडिंग लिख दूं, चलो इससे लिख दे रहा हूँ सेकेंड डिफिनेशन, मतलब इसी का एक और डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये आपको टफ लगेगा तो इससे याद कर लेना। ठीक, सेकंड डिफिनेशन देखो क्या लिखो कि द प्रिंसिपल ऑफ, ये सिंपल एकदम है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल मतलब समझते हैं क्या होता है, काल्पनिक। ठीक, हम देखो काल्पनिक ऐसे मैकेनिज्म कंडीशन ला रहे हैं ना लोड लगा के, तो एक प्रकार से ये काल्पनिक चीजें हैं। ठीक, तो यही कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क
वर्क states that क्या बोलता है कि एट दी कोलैप्स स्टेज, जब आपका कोलैप्स स्टेज होने वाला है तो क्या हो रहा है, द एक्सटर्नल टोटल लिखो, द टोटल एक्सटर्नल, क्योंकि हम समेशन लगाते हैं ना, तो वही द टोटल एक्सटर्नल विचुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल, अभी मैं एक बार और पढ़ के बता दूंगा, ठीक। तो क्या, इक्वल टू द टोटल इंटरनल विचुअल वर्क डन बाय द प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक। कहाँ पर होता है, एट दी प्लास्टिक हिंजेज पे, ये भी ध्यान रखा, एट दी प्लास्टिक हिंजेज पे, जहां जहां प्लास्टिक हिंज होगा वहां प्लास्टिक मूवमेंट आपको मिलेगा, प्लास्टिक हिंजेज पे, ठीक। यहाँ पर आपका होगा, मतलब यहाँ सेम वही कंडीशन बन रहा है। क्या, अब एक बार पढ़ के समझा दो कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट दैट, क्या बोलता है कि एट द कोलैप्स स्टेज, जब आपका एकदम कोलैप्स होने वाला है तो क्या बोल रहा है, द टोटल एक्सटर्नल विर्चुअल वर्क, जो टोटल एक्सटर्नल विर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड, जो लोड लगा रहे हो उसके द्वारा जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर है, इंटरनल वर्चुअल वर्क डन बाय द प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा, ठीक, एट द प्लास्टिक हिंजेज पे। कहाँ पर प्लास्टिक मूवमेंट फॉर्म होगा, प्लास्टिक हिंजेज पे, देखो जहाँ प्लास्टिक हिंज था वहां मैंने प्लास्टिक मूवमेंट बनाया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी, यहाँ प्लास्टिक हिंज बनना तो यहाँ बनाया। अभी हम देखेंगे फिक्स पे भी आएगा, तो फिक्स पे प्लास्टिक हिंज, यहाँ लोड लगा रहेगा तो लोड पे भी ऐसे अभी आएगा, ठीक। तो जहाँ जहाँ प्लास्टिक हिंज बनेगा वहाँ वहाँ हमारा प्लास्टिक मूवमेंट देखने मिलेगा, ठीक। चलो, तो यहाँ लिख लोगे क्या, एक्सटर्नल विर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या, इंटरनल विर्चुअल वर्क, ठीक, वही चीजें। तो समेशन ऑफ पी इंटू डेल्टा इक्वल टू समेशन ऑफ एम पी इंटू थीटा, यही होता है, ठीक। अब यहाँ सारी चीजें आपको मालूम है, लिख दो। अगर ये पी क्या है, जो अब अप्लाइड लोड है वो है अप्लाइड लोड। डेल्टा क्या है, डेल्टा हम वर्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड से, ऑफ द लोड की वजह से इसे दिखा रहे थे ना, तो उसके द्वारा। और एमपी सबको मालूम है क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, ठीक, ये आपका एमपी होता है। उसके बाद बचा थीटा, तो थीटा क्या होता है, आपका रोटेट होता है वही स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ प्लास्टिक इंजन बन रहा है वही थीटा बन रहा था, ठीक। तो क्या लिखोगे, रोटेशन ऑफ द प्लास्टिक हिंजेज, इनका रोटेशन होता है, ठीक, क्लियर ना। चलो अब आगे एक नोट पॉइंट लिख लो पहले, उससे यहाँ नोट पॉइंट लिख लो कि अगर आपका जो मूवमेंट है और रोटेशन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो वहां पर जो आपका वर्क डन होगा वहां नेगेटिव आएगा, ठीक, ये लिख लो। चलो जब क्वेश्चन लगाओगे ये नोट पॉइंट काम आएगा, ठीक। तो यहाँ लिखो, अगर आपका इफ दी मूवमेंट, अगर आपका मूवमेंट एंड रोटेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, मतलब मूवमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में, रोटेशन किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा, तब वहां क्या होगा, देन आपका जो वर्क डन होगा, देन वर्क डन, वर्चुअल वर्क लिखो या वर्क डन लिखो, एक ही बात है, ठीक। तो वहां जो वर्क डन होगा इज नेगेटिव, ठीक, तो वहां जो आपका वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब चलो एक एक डिफिनीशन लिख देते सब। क्या, जैसे पहला मैंने बोला था कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये एक टर्म मैंने यूज किया था, ठीक, ये क्या होता है। अब 7 नंबर में पूछ ले तो सब चीजें लिखते जाना, ठीक। तो यहाँ पर देखो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम बोल रहे हैं, तो उसी तरह डिफाइन करते हैं ना, क्या कि अ वर्चुअल displacement is a very
स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक, ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, दैट सेटिस्फाइड द सपोर्ट कंडीशन विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक, विदाउट चेंजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिना इक्विलिब्रियम के चेंज किए वो सेटिस्फाई कर देता है, ठीक। तो देखो फिर क्या लिखा, अब विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, वही तो ना, एक हम इमेजिनरी जिसे हम मैकेनिज्म बोले वही हो रहा है, ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो कि क्या सेटिस्फाई करता है सपोर्ट कंडीशन में बिना किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज किए, ठीक, वो आपका कहलाता है विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिखा था एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन, ये क्या होता है ये भी लिख लो। देखो यहाँ पर सबका डिफिनीशन लिखवा दे, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ये क्या होता है। देखो एक्सटर्नल वर्क डन इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड, ठीक, अप्लाइड लोड कब, ड्यूरिंग द विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वही हो रहा था ना। देखो क्या लिखा है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड लोड ड्यूरिंग द विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जब आपका एक्सटर्नली वर्क लग रहा है तो उसके द्वारा विर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर क्या, P इंटू डेल्टा, यही ना, P आप लोड लगा रहे हो, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये आपका होता है वर्क डन। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही बना ना, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वही बात हुई ना। ऐसे सेम इंटरनल वर्क डन बराबर, देखो यहाँ लिख दो, इंटरनल वर्क डन, ये क्या होता है। देखो अब इंटरनली जो आपका वर्क हो रहा है उसी को कहोगे कहाँ बनना है, प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा जो रोटेट होता है प्लास्टिक हिंजेज पे, वही हो रहा है इंटरनल वर्क डन, ठीक। तो इसे लिख दो कि इंटरनल वर्क इज द वर्क डन बाय द प्लास्टिक मूवमेंट ड्यू टू रोटेशन at the plastic hinges, ठीक। क्या लिखा, इंटरनल वर्क डन इज द वर्क डन बाय द प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा ड्यू टू रोटेशन एट द प्लास्टिक हिंजेज पे, तो जितना रोटेशन हो रहा है प्लास्टिक हिंजेज पे वही आपका क्या कहलाता है, इंटरनल वर्क डन। ऐसे लिखना चाहो लिख लो, इंटरनल वर्क डन बराबर क्या, प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा MP के द्वारा जितना रोटेशन हो रहा है आपका प्लास्टिक हिंजेज पे, मान लो थीटा रोटेशन होता है, वही आपका कहलाता है इंटरनल वर्क डन, ठीक। क्लियर ना यहाँ तक। चलो अब आप लोग तैयार हो कैलकुलेट करने के लिए कोलैप्स लोड को, ठीक। अब देखो अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो वहाँ कोलैप्स लोड, यहाँ जो मैं पढ़ाया यही वाला, देखो ये वाला जो पढ़ाया ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया और बहुत शॉर्ट बता दिया है, ठीक। आपका जो अगर अदर देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं, पहले प्लास्टिक नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट इस आधार पे करते हैं, फिर स्टैटिक इनडिटर्मिनेट DS की वैल्यू निकालते हैं, तब जाकर वहाँ नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस निकालेंगे, तब इस पर आते हैं। और मैं डायरेक्टली जानता हूँ तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपको उतना पढ़ना है तो बता दीजिएगा, मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो वो पूरा शुरू से लाऊंगा, तब यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट मुझे पता है कि प्लास्टिक हिंजेस यहीं बनते हैं, तो वो सब निकालना मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक। ये भी सही है, ठीक। ऐसे डायरेक्ट भी निकाला जाता है। अगर आपका 7 नंबर में पूछेगा, अभी मेरे पास क्वांटम नहीं है और मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक। तो जब क्वांटम अवेलेबल हो जाएगा तो मैं देखूंगा, अगर 7 नंबर पूछेगा तो और बड़ा बता दूंगा। इतना शॉर्ट बता रहा हूँ, ये भी सही है, ठीक। चलो तो निकालते हैं, ऐसे ही सीखो, ये बहुत ईजी है।
देखो अब यहाँ लिखो हैशटैग कोलैप्स लोड कैलकुलेशन, कोलैप्स लोड कैलकुलेशन। ठीक, अब ये सब मैंने कहाँ से देखा, देखो कल मैं क्वेश्चन खोज रहा था आप सबके लिए, तो मैंने देखा कहीं 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 पर यही मेथड से बताया गया था। इसे पहले मतलब नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने हैं ये सब निकाल के फिर आपका स्टैटिक डिटर्मिनेशन निकाला जाता है, फिर वहाँ पर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेज को फाइंड किया जाता है। ठीक, तो उसी आधार पे फिर जितना बनेगा फिर वहाँ पर तब लगाते हैं वर्चुअल वर्क डन। ठीक, मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क तब लगाते हैं। अब मैं यहाँ डायरेक्टली जानता हूँ, डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो कोलैप्स लोड कैलकुलेशन। अब केस नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का केस फर्स्ट सही है, ठीक, ऐसा नहीं गलत है। फिर से मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक, तो पहला केस मैंने क्या लिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। ठीक, ये मैं केस लेके चल रहा हूँ। चलो तो मैं फिगर बना दूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरह रहता है, देखो ये मैं इस तरह से, ये रहा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, ये रहा। ठीक, अब यहाँ इसके सपोर्ट्स बना दे रहा हूँ, ये इसके सपोर्ट्स हैं। ठीक, अब ये सपोर्ट्स रहा। अब यहाँ पर मैं लोड मान ले रहा हूँ। चलो एकदम मिडिल में माना था, तो यहाँ पर एकदम बीचों बीच मान लिया। ठीक, अब आप लोग को पता है जहाँ पर एकदम पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड रहता है वहीं पर हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम प्लास्टिक हिंज अपना बना दे रहे हैं। ठीक, अब ये डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूँ L/2 है, और ये डिस्टेंस L/2, मतलब एकदम सेंटर पे ये लोड लगा है, P लोड लगा है। ठीक, पूरी डिस्टेंस आपकी L हो जाएगी, वो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, अब देखो हम क्या लाते हैं यहाँ मैकेनिज्म कंडीशन, कि जहाँ पर आपका लोड लगता है और जहाँ हिंज बनता है वहीं से हम क्या करते हैं, आपका इसका डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं, मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। मैकेनिज्म जिसे बोले मैकेनिज्म कंडीशन ला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं। चलो फिगर बनाओ। अब सबको ये एज ए रिविजन कितना याद हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह। अब यहाँ सेंटर से आपका कर दो, डिफॉर्म कर दो, ऐसे मैं मान ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसे मैं डिफॉर्म कर दूँ। ये रहा। ठीक, चलो यहाँ मैं मान ले रहा हूँ ये डेल्टा का ऐसे डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, जब आपका इस पे पी लोड लग रहा है, यही मैकेनिज्म कंडीशन होता है। हम कौन सा वो लेके चल रहे हैं थ्योरम, काइनेमेटिक मेथड लेके चल रहे हैं। ठीक, काइनेमेटिक मेथड में क्या होता है, एक मैकेनिज्म कंडीशन ली जाती है और एक आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो लिया जा रहा है और आपका सेकंड मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक, मतलब अनस्टेबल बना रहे हैं हम। ठीक, चलो तो यहाँ तक क्लियर। अब ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है, L/2, और ये भी डिस्टेंस कितना है, L/2। ठीक, क्लियर। और यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ये दोनों इक्वल एंगल पे हो गई, ये थीटा और ये भी थीटा एंगल पे होगा। ठीक, और इसके कारण जो यहाँ पर अब एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। और यहाँ एक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, ऐसे मान लो MP, मतलब प्लास्टिक मोमेंट, ये MP यहाँ बनता है। ठीक, क्लियर ना। जहाँ जहाँ पर प्लास्टिक हिंजेज बनेगा वहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्लास्टिक मोमेंट। ठीक, क्लियर ना। अब लगा दो आप क्या, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, इंटरनल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। यही होता है ना, यही होता है। ठीक, अब बताओ इंटरनली वर्क डन कितना हुआ, तो जो प्लास्टिक हिंजेज के द्वारा होता है MP इंटू 2 थीटा, ये हुआ MP इंटू 2 थीटा, ये इसके द्वारा हुआ। अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या हुआ, लोड और डिफॉर्मेशन, मतलब P इंटू डेल्टा, ये आपका हुआ वर्क डन, इतना हुआ। ठीक, क्लियर ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं tan थीटा लगाऊं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण, तो आधार क्या हो गया L/2। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी हो जाएगी L/2 इंटू tan थीटा। यहाँ हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट हम थीटा मान लेते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 इंटू थीटा। अब जब भी डेल्टा आएगा मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लूंगा, L/2 इंटू थीटा। काफ़ी बार यही यूज होता है। ठीक, चलो अब डायरेक्ट यहाँ डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, MP इंटू 2 थीटा इक्वल टू P इंटू, ये इक्वेशन मान लो, ऐसे इक्वेशन लिखना, ऐसे देखो थ्योरी लिखी जाती है तो ऐसे लिखोगे, नाउ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ डेल्टा की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या हो जाएगा, L/2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा। ठीक, कट गया ना। अब डायरेक्ट बताओ यहाँ पर P यही जो है, यही आपका क्या होता है, कोलैप्स लोड, तो निकाल लो। तो यहाँ पर आ जाएगा MP इंटू 2 बराबर क्या बचा, P इंटू L/2, ये बचा। अब इसको इधर भेज दो, तो ये 2 दूना 4 मतलब 4MP/L इक्वल टू P। अब इसे P से आप PC लिख सकते हो, PC मतलब वही कोलैप्स लोड आपका मिल गया। तो ये आपका कहलाता है कोलैप्स लोड। ठीक, कितना सिंपल है, कोई टफ है। ठीक, अब ऐसे सेम आपका कोलैप्स मोमेंट निकाल सकते हो, MP निकाल सकते हो। तो MP के लिए क्या हो जाएगा, बस MP यही रोक दो, उधर भेज दो सारी वैल्यू, तो मतलब PC इंटू L डिवाइडेड बाई PC इंटू L और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये निकल गया आपका क्या, प्लास्टिक मूवमेंट, मतलब आपका कोलैप्स मूवमेंट बोलोगे इसे, कोलैप्स मूवमेंट। ठीक, क्लियर ना। तो पहला केस हमने कल भी किया था और आज और अच्छी राइटिंग में कर दी। ठीक, अब चलो सेकंड केस देखते हैं। चलो लिखो केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड मैंने आप सबको करने को दिया था, लेकिन आप सबने उल्टा मुझसे पूछा था। चलिए अच्छी बात है। ऐसे जो भी कोई डाउट आए तुरंत, मेरा नंबर मालूम है आप सबको, देखो नंबर मेरा है, जिनको नहीं मालूम लिख लो, 9919424196। इस पे आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप जो भी डाउट आए भेज सकते हो। ठीक, काफ़ी लोग को मालूम है, शुरू में मैंने नंबर दिया है, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक, तो वहाँ से आप डाउट भेज सकते हैं मेरे पास। चलो, तो केस नंबर सेकंड देखो। अब यही हमारा जो हमने सेंटर टू सेंटर लिया था, अब इसे सेंटर टू सेंटर ना लेकर हम अलग ले रहे हैं। ठीक, तो लिखो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ लोड नॉट एट सेंटर। अब हमारा लोड सेंटर पे नहीं है। ठीक, देखो कुछ इस तरह बन जाएगा। मैं यहाँ फिगर बनाऊँ, इसे बहुत आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये लो आपका लोड हो गया, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसके सपोर्ट्स हो गए। ठीक, क्लियर। अब यहाँ लोड मान ले रहे हैं, अब बीचों बीच ना लगकर यहाँ कहीं लग रहा है, ये मान लो P लोड अब यहाँ लग रहा है। ये डिस्टेंस बता दे रहा हूँ मैं, मान लो ये डिस्टेंस ये है और ये यहाँ से B डिस्टेंस मैंने मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लो L है। ठीक, ऐसा मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ। ठीक, सबको पता है। अब आप सबको पता है जहाँ पर लोड होता है वहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्लास्टिक हिंज। तो मतलब यहीं आपका प्लास्टिक हिंज बनेगा जहाँ पर लोड रहता है। ठीक, सबको क्लियर है। अब जहाँ प्लास्टिक हिंज होता है वहीं से आपका ये क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, यहाँ से मान लो डेल्टा ऐसे आपका ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो आपकी बार ट्रायंगल आपका ऐसा कुछ यहाँ से बनेगा। ठीक, ये कुछ इस तरह बनेगा। अब आपको मालूम है ये डिस्टेंस कितना है A और यहाँ P लोड लग रहा है और ये डिस्टेंस कितना है B। ठीक, ये रहा। और उसके बाद देखो, अब जो थीटा, हम यहाँ दोनों थीटा बराबर आता था, अब लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस से हो रहा है तो अलग अलग एंगल आएगा। तो ये मान लो थीटा एंगल आता है और ये अल्फा एंगल, और ये यहाँ पर जो एंगल बनता है यहाँ पर इन दोनों का समेशन थीटा प्लस अल्फा ये यहाँ पर बनता है। और यहाँ एक जहाँ पर प्लास्टिक हिंज होता है वहाँ पर हमारा प्लास्टिक मूवमेंट मिलता है, कितना MP, ये मान लो। ठीक, क्लियर ना। चलो अब लगा लो आप लोग क्या, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये आपका। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल
वर्क डन। ठीक, ये आपका होता है। अब बताओ एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, P इंटू डेल्टा, यही हुआ ना, P इंटू डेल्टा है, ये हुआ। अब इंटरनल कितना हुआ, ये MP इंटू, अब ये देखो थीटा प्लस अल्फा हो रहा है, थीटा प्लस अल्फा, ये आपका आ रहा है आपकी बार। ठीक, तो ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं थीटा, ये डेल्टा की वैल्यू निकालूँ तो डेल्टा क्या आपका आता था, देखो यहाँ मैंने क्या किया था, डेल्टा इक्वल टू, अगर मैं देखूँ क्या किया था, L/2 इंटू थीटा, यही किया था ना, मतलब L/2 इंटू थीटा। ऐसे डायरेक्ट भी आपको, अगर आप लोग ने मैथ पढ़ा होगा तो ये भी जाना होगा कि जो ये लंब होता है इंटू एंगल करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ऐसे सेम, मतलब डेल्टा इक्वल टू L/2 इंटू थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर क्लियरली ऐसे आप निकालोगे वैसे जो मेथड करके तो भी वही आएगा। तो यहाँ डेल्टा इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, डेल्टा इक्वल टू लिख दूँ A इंटू थीटा लिख सकता हूँ, मतलब A इंटू एंगल लिख सकता हूँ। ऐसे सेम इधर के लिए भी वही होगा, क्या, B इंटू अल्फा, मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, B इंटू अल्फा, यही होगा ना। अब यहाँ दोनों इक्वल है तो इक्वल कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर A थीटा बराबर B अल्फा लिख सकते हैं, ये भी डेल्टा की वैल्यू, ये भी डेल्टा की वैल्यू, दोनों वही है। ठीक, तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, A थीटा बाई B, ये आपका अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप अल्फा निकाल लोगे। क्लियर, किसी को दिक्कत, सिंपल है ना। ये देखो यहाँ से क्या, डेल्टा बराबर A इंटू थीटा होगा, यहाँ पर अगर डेल्टा इस साइड लोगे तो B इंटू अल्फा होगा। ठीक, क्लियर, चलो अब रख दो बस। तो यहाँ पर आ गया, अब यही अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो P इंटू डेल्टा बराबर MP ब्रैकेट में थीटा प्लस, अब यहाँ पर रख दो अल्फा की वैल्यू क्या, A थीटा बाई B। ऐसे इक्वेशन मान के लिख दा, सब थ्योरी लिखना, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ तक क्लियर ना सबको। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो देखो थीटा थीटा बाहर आ रहा है, बाहर ले ले। पहले देखो यहाँ डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा बराबर हम लिख दे, अगर 8, देखो ऐसे करो, पहले करते जाओ, जल्दीबाजी नहीं। P इंटू डेल्टा, अब यहाँ थीटा देखो कॉमन आ रहा है, थीटा यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MP बराबर, यहाँ थीटा बाहर ले लो और ये 1 प्लस A/B हो जाएगा ना। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर अगर मैं रख दूँ P इंटू डेल्टा बराबर ये भी है, तो ये रख रहा हूँ मैं, क्यों रख रहा हूँ, देखो A इंटू थीटा बराबर MP इंटू थीटा ब्रेकेट में 1 प्लस A/B से रख रहा हूँ। ऐसा क्यों रख रहा हूँ, देखो यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये रखते तो अल्फा आ जाता, फिर अल्फा की वैल्यू रखो, सॉल्व करो तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता। यहाँ डायरेक्ट रखे हो तो थीटा से थीटा कट गया। ठीक, अब मुझे निकालना है क्या, यही कोलैप्स लोड। ठीक, तो यही निकाल लो, पहले इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो P इंटू A इक्वल टू लिख सकते हो MP ब्रेकेट में ये हो जाएगा B प्लस A/B, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर ना। अब यहाँ A की वैल्यू इधर भेज दो तो यहाँ पर कोलैप्स लोड PC आ गया, क्या MP, और ये इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा B प्लस A डिवाइडेड बाई B, मतलब AB हो जाएगा, ये A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये AB हो गया, यही आपका हो गया कोलैप्स लोड। ठीक, ये आपका क्या हो गया, कोलैप्स लोड। ठीक, अब यहाँ B प्लस A बराबर आप लिख सकते हो, टोटल लेंथ ये तो A प्लस B बराबर L भी लिख सकते हो। ऐसे देखो कोलैप्स लोड PC बराबर लिख सकते हो MP डिवाइडेड बाई L अपॉन AB, ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो क्या है B प्लस A या A प्लस B लिखो तो टोटल लेंथ ये हुआ, L ही तो हुआ। ठीक, तो यहाँ से ये टोटल लेंथ L हो गया। ठीक, तो ये भी आपका कोलैप्स लोड ही है। ठीक, ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो। अब यहाँ प्लास्टिक मोमेंट, मतलब मोमेंट कोलैप्स लिख सकते हो, मतलब मोमेंट प्लस नहीं, कोलैप्स मोमेंट MP की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या MP बराबर ये वाला लिखना, पहले MP बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ रोक दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा PC ब्रैकेट में AB डिवाइडेड बाई A प्लस B, ये आपका हो जाएगा कोलैप्स मोमेंट। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स मोमेंट। ठीक, अब यहाँ चाहो आप A प्लस B बराबर L भी लिख सकते हो। देखो AB बराबर PC इंटू E/B डिवाइडेड बाई L, ये लिख सकते हो। ठीक, ऐसे ये भी आपका कोलैप्स मोमेंट ही है। ठीक, तो इस तरह आप निकालोगे सेकेंड केस में अपना कोलैप्स मोमेंट और कोलैप्स लोड को। ठीक, क्लियर ना। अब चलो और भी केसेस लिखते हैं, चलो। अब हम केस नंबर 3 लेके चल रहे हैं।
यहाँ पर हमने सारा पॉइंट नोट कर लिया। अब हम केस नंबर सेकंड सिंपली सपोर्टेड ले रहे हैं, लेकिन उस पर हम यूडीएल लोड लगा दे रहे हैं। चलिए, तो केस नंबर सेकंड मैंने क्या कहा, यूडीएल लोड लेते हैं उसी सिंपली सपोर्टेड पे। तो लिखो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म लोड। आज मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको तेज करना हो तो वहाँ ऑप्शन है, कर लीजिएगा। ठीक, चलो, तो क्या ले रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म लोड। अब मैं यही सिंपली सपोर्टेड बीम को बनाऊं, ये रहा आपका बीम, ऐसा। ठीक, अब इसके सपोर्ट्स बना दे, ये अब इसके सपोर्ट्स थे। ठीक, चलो, अब यहाँ पर पूरा हमेशा इसे यूडीएल लोड लगा दे, यूडीएल लोड, ये रहा पूरा यूडीएल लोड। ठीक, मान लो कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे लोड लग रहा है। ठीक, अब आप लोग बताइए, जब यूडीएल लोड लगा था तो प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म किया था, जहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट आया था, कहाँ पर आया था, एकदम सेंटर पे, मतलब यहाँ बीचों बीच ऐसे प्लास्टिक हिंज फॉर्म किया था। याद है सबको? देखो इसी में होगा, केस दिखा दो, वो दूसरे वाले नोट्स में था। ठीक, आप सबको याद होगा आशा करता हूँ। जब हमने यूडीएल लोड लिया था, प्लास्टिक हिंज बना रहे थे, तो कहाँ बना था, एकदम बीचों बीच बना था, याद है ना? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, एकदम बीचों बीच L/2 और यहाँ L/2, ऐसा केस बनना था सबको याद है ना, कि जब आपका यूडीएल लोड लगता है तो एकदम हम मोमेंट बनाते हैं, मतलब बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट को ऐसा था, जहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट होता है वहीं पर प्लास्टिक मोमेंट बनता है। ठीक, ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था, सबको ध्यान होगा। ठीक, क्लियर ना? तो अब आपको पता है जहाँ पर आपका प्लास्टिक हिंज बनता है वहीं से आपका डिफॉर्मेशन होता है। तो मतलब डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे, मतलब बीचों बीच यहाँ से ऐसे डिफॉर्म कर जाएगा, ये आपका ऐसे डेल्टा डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक, चलो बना दो सारी फिगर, ये रहा कुछ इतना, ये ध्यान देना फिगर थोड़ा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ लगा दो अब यहाँ देखो पूरे यूडीएल लग रहा है, तो ऐसे यूडीएल लोड आपको लगाना पड़ेगा, पॉइंट लोड थोड़ी लग रहा है, पूरे पैसे यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, ये भी डिस्टेंस L/2 है। ठीक, लोड आपको पता है W किलो न्यूटन पर मीटर, ये लग रहा है लोड। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोनों एक समान डिफॉर्म हो गया, क्योंकि एकदम बीचों बीच बेंडिंग मोमेंट कहाँ, मतलब प्लास्टिक हिंज कहाँ, एकदम बीचों बीच बन रहा है, तो डिफॉर्म मतलब जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एकदम बीचों बीच होगा, मतलब तब ये थीटा जो होगा दोनों बराबर रहेगा, ये थीटा बराबर रहेगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा, ये इन दोनों का समझे, थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा यहाँ बनेगा। ठीक, क्लियर ना? और यहाँ पर बनता है आपका प्लास्टिक मूवमेंट MP। ठीक, क्लियर ना? सब चीजें हो गई। अब आपको बस सिंपल लगा देना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। लिखो क्या होता है प्रिंसिपल, ऐसे पूरा लिखना आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब ये क्या होता है कि इंटरनल वर्क डन बराबर क्या, एक्सटर्नल वर्क डन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब बताओ इंटरनल कितना हुआ है, इंटरनल ये हुआ आपका MP इंटू 2 थीटा, यही हुआ। और एक्सटर्नल कितना हुआ, अब देखो ये लोड लग रहा है, लोड कितना लग रहा है, अब यहाँ लोड कैसे यूडीएल में निकाल दो, जितना लोड है इंटू डिस्टेंस, मतलब W इंटू L/2, तब आपका लोड निकलता है, याद है ना? मतलब इधर के लिए आप निकालो तो W इंटू L/2, ये आपका लोड आया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा, ये आपका आएगा एक्सटर्नल वर्क। ठीक, मतलब लोड की वैल्यू ये रहेगी W इंटू L/2। आप सब लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ये सब पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ध्यान होगा कि अगर यूडीएल लगता है तो वहाँ लोड क्या होता है, लोड जो लग रहा है, जो वैल्यू दी है इंटू जितनी डिस्टेंस होती है, तब आपका लोड आता है। ठीक, तो यहाँ W इंटू L/2 ये लोड आएगा। ठीक, मतलब यहाँ सेंटर पे लेंगे तो W इंटू L/2 इंटू डेल्टा, ये लोड हो गया। ठीक, अब सबको मालूम है MP इंटू 2 थीटा बराबर W इंटू L/2। अब आप लोग ही बताओ डेल्टा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डेल्टा बराबर लिख दूँ L/2 इंटू थीटा। अब जब आप लोग एग्जाम में करना, मतलब आपको ज्यादा पेजेस भरने, तो वहाँ पूरा निकाल के बताना। अब डायरेक्ट मुझे मालूम है कि डेल्टा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ L/2 इंटू थीटा, पीछे मैंने किया था कैसे। ठीक, तो यहाँ लिख दूँ मैं L/2 इंटू थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ये थीटा से थीटा कैंसिल कर दो, अब निकाल लो, डायरेक्ट आपका लोड मिल गया। तो देखो MP इंटू 2 इक्वल टू W इंटू L²/4, ये आ गया। अब यहाँ से मुझे चाहिए यही लोड, अब यहाँ यही लोड आपका कोलैप्स लोड हो गया, तो इसको इधर भेजो,
तो एम पी इंटू 2, अब ये 4 दूना 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका कोलैप्स लोड डब्ल्यू सी। ये कितना शॉर्ट कर दिया हमने, देखो इतने में ही हो गया। ये आपका क्या आ गया, कोलैप्स लोड। ठीक, क्लियर ना। ऐसे आप कोलैप्स मोमेंट निकाल सकते हैं, एमपी निकाल लो, बस इसको यहाँ रख दो, बाकी इधर भेज दो। तो यहाँ पर कोलैप्स मोमेंट एमपी बराबर क्या आ जाएगा, ये जाएगा डब्ल्यू सी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये आपका आ गया कोलैप्स मोमेंट। ठीक, ये कितना शॉर्ट हो गया। ठीक, तो आप लोग ऐसे इतने में ही कर सकते हैं, जैसा आपका मार्क्स दिया रहेगा उसी हिसाब से आप डिटेल में पूरी थ्योरी लिखते जाना। ठीक है, इक्वेशन मानना, सब चीज़ें लिखते जाना, फिर या पुट किए तब यह वैल्यू आई। ठीक, तो ऐसे सारी चीज़ें लिखते जाना जैसा आपका क्वेश्चन जितने मार्क्स का दिया रहेगा। ठीक, चलो अब हम अगला केस लेते हैं। अब इसमें केस नंबर 3, अब चलो डायरेक्ट लेते हैं अगला केस। केस नंबर 3 नहीं, केस नंबर 4 है आपका, कि अगर हम क्या ले लें, फिक्स्ड बीम। ठीक, फिक्स्ड बीम और किसके साथ, कंसंट्रेटेड लोड लगा है, विथ कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, चलो तो फिक्स बीम कैसा होता है सबको मालूम है। देखो कुछ ऐसा होता है, ये आपका मान लो फिक्स बीम है, ऐसे ही मान ले रहे हैं, ये ऐसे। ठीक, ये आपका फिक्स बीम है, ये यहाँ हुआ और ये यहाँ हुआ। ठीक, अब यहाँ मैंने माना है पॉइंट लोड, अब मैं सेंटर पे लेके चलना, अभी एक केस ले आऊँगा, अलग ले लूँगा। ठीक, तो यहाँ मान लिया मैंने एकदम सेंटर टू सेंटर ये लोड लग रहा है। ठीक, मान लिया ये पी लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस L/2 मान लिया, और यहाँ से ये डिस्टेंस L/2 मान लिया। ठीक, क्लियर ना। टोटल डिस्टेंस L होगा, ये लिख लो, टोटल डिस्टेंस L होगा। ठीक, अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर प्लास्टिक हिंजेस कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगी। मैंने लिखवाया था पहला जहाँ पर पॉइंट लोड लगे, मतलब पहला प्लास्टिक हिंज, देखो इससे कर दे रहा हूँ, पहला प्लास्टिक हिंज कहाँ पर फॉर्म होगा, जहाँ पर आपका पॉइंट लोड मतलब कंसंट्रेटेड लोड लगेगा वहाँ। ठीक, ये तो बात क्लियर। सेकंड मैंने लिखवाया था जहाँ पर फिक्स कंडीशन होगी वहाँ पर भी फॉर्म होगा। एक सेकंड में नोट्स लाऊं, इसमें नहीं था, देखूं इसमें नहीं था, एक सेकंड में वो नोट्स लाऊं कल का, आप सबको दिखा दूं। देखो इसमें लिखवाया था मैंने कि प्लास्टिक हिंजेज कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगी, जहाँ पर देखो फिक्स सपोर्ट होगा, पहला ही केस लिखवाया था। उसके बाद जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड, देखो यही दोनों कंडीशन आ रही है ना, तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर भी प्लास्टिक हिंजेज बनेंगे, यहाँ भी एक आपका प्लास्टिक हिंज आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लास्टिक हिंज आ जाएगा। ठीक, क्लियर ना। चलो समझ में आया ना। और आपकी बहुत दिया, जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पर जीरो शियर फोर्स, और जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज करे, इतनी जगहों पर आपका क्या प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है। ठीक, क्लियर। चलो अब यहाँ बनाते हैं, देखो इसका भी फिगर आप लोग ऐसे देखो फिगर, अब इसका कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर ये आपका ऊपर कैसे डायग्राम, अब जहाँ लोड लग रहा है वहाँ से ही सिर्फ ये डिफॉर्म करेगा ऐसे, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, मान लिया यहाँ भी हमने डेल्टा। ठीक, और यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा, अब यहाँ लोड थोड़ी लग रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ऐसे ऐसे फिगर तो यही रहेगा। देखो यहाँ से ये L/2 यहाँ तक है, और ये L/2 यहाँ तक, और यहाँ लोड लग रहा है आपका P। ठीक, अब देखो ट्विस्ट क्या है कि आपका ये एंगल, ये देखो ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना थीटा, और ये एंगल कितना 2 थीटा, यही होता है। अब यहाँ एक प्लास्टिक मूवमेंट MP आ रहा था। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ भी प्लास्टिक मूवमेंट, यहाँ भी प्लास्टिक मूवमेंट, मतलब एक प्लास्टिक मूवमेंट यहाँ MP आएगा और एक प्लास्टिक मूवमेंट यहाँ MP आएगा। ऐसा क्यों, मैंने लिखा था कि जहाँ जहाँ पर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो गए वहाँ पर प्लास्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, ये मैंने लिखवाया था डिफिनीशन में भी। चलो समझ में आया ना। तो यहाँ पर बस आपके प्लास्टिक हिंजेस बढ़ गए। अब लिख दो आप क्या, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई कर दें, अप्लाइंग द प्रिंसिपल वर्चुअल, पूरा लिखना आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन। ठीक, इंटरनल वर्क डन। ठीक, क्लियर। अब देखो एक्सटर्नली कितना काम हो रहा है, यही तो आपका एक्सटर्नल लोड कितना लगा P, और उसके कारण डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म हुआ डेल्टा, बस इतना ही एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। लेकिन इंटरनल कितना हुआ, देखो यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ पर और यहाँ पर रोटेशन, मतलब पहला क्या MP इंटू थीटा
और दूसरा क्या हुआ एम पी इंटू टू थीटा, और तीसरा क्या हुआ एम पी इंटू थीटा। इतना सारा डिफॉर्मेशन आ रहा है। बस अब यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन क्या आई। इक्वेशन आपका आया पी इंटू डेल्टा बराबर एम पी इंटू थीटा। देखो याद हो गया मुझे, एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू टू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा। अब ये समान ही है तो एक दो तीन मतलब दो एक तीन एक चार हो जाएगा बस। तो पी इंटू डेल्टा बराबर फोर एम पी इंटू थीटा, यही हो जाएगा। सब एक समान ही है तो जोड़ लोगे, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ठीक, यहाँ डेल्टा की वैल्यू लिख दो। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा एल बाई टू इंटू थीटा, यही तो आता है। ये डेल्टा की वैल्यू चाहिए एल बाई टू इंटू थीटा, लिख दो। तो क्या हो जाएगा पी इंटू बराबर एल बाई टू इंटू क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या फोर एम पी बाई थीटा। ये आपका आ गया। बस आपको क्या करना है थीटा से थीटा कैंसिल कर दो, आपकी वैल्यू आ गई। कितना आया, मुझे चाहिए कोलैप्स लोड पी सी बराबर क्या चार दूनी आठ एम पी बाई एल। ये आपका आ गया कोलैप्स लोड। ये आपका आ गया कोलैप्स लोड, ठीक। सेकंड ऐसे आपको कोलैप्स मोमेंट निकालना है, बस इसको यहीं रख दो, बाकी चीजें इधर भेज दो। तो ये पी सी इंटू एल डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू एम पी। ये आपका आ गया क्या कोलैप्स मोमेंट, ठीक। क्लियर, एकदम सिंपल था ये वाला। अब चलो अगला केस ले लेते हैं कि हमारा ये एक समान मतलब लोड दूसरे डिस्टेंस पे लगे। तो कैसे, कौन सा केस था, केस नंबर 4। अब लिखो केस नंबर 5। केस नंबर 5 डायरेक्ट मैं डिस्टेंस लिखवा दे रहा हूँ। देखो कुछ ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ, थ्योरी आप लोग लिख लेना। ये मैं मान ले रहा हूँ ये रहा आपका फिगर, ठीक। ये आपसे फिक्स है, ठीक। अब की बार क्या हुआ, बस ये लोड जो हुआ सेंटर पे ना लग के कुछ अलग डिस्टेंस पे लगा। मान लिया ए डिस्टेंस पे लगा और इसे मान ले रहे हैं बी डिस्टेंस पे, और ये लोड मान लिया पी लोड लग रहा था, ठीक। बस अब बताइए आप लोग प्लास्टिक हिंज अब की बार कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पर लोड लगता है, मतलब यहाँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। जहाँ पर फिक्स रहता है वहाँ पर फॉर्म करता है, मतलब एक दो तीन, यहाँ तीन प्लास्टिक हिंज यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। क्लियर। अब बना दो फिगर। तो इसका कुछ ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जहाँ पर लोड लगा है वहाँ से डिस्प्लेस करा दो। ये यहाँ से ऐसे हमने डिस्प्लेसमेंट करा दिया, ठीक। उसके बाद ये ऐसे एंगल बना दो। ये रहा वो केस, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है, और यहाँ लोड ये पी लग रहा है। अब अलग अलग डिस्टेंस है तो एंगल अलग आएगा। यहाँ पर मान लिया मैंने थीटा और यहाँ मान ले रहा हूँ अल्फा, ठीक। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सबको पता होगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब प्लास्टिक मोमेंट मतलब प्लास्टिक मोमेंट कहाँ कहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा आपका, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ एम पी, यहाँ एम पी और यहाँ एम पी, ये चीज़ें बनेंगी, ठीक। क्लियर ना। अब यहाँ डायरेक्ट ये चीज अब लगा दो सारे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाओ। अब लगाओ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक। चलो तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क, ठीक। ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। चलो अब एक्सटर्नल कितना वर्क हुआ पी इंटू डेल्टा, बस यही हुआ। एक्सटर्नल तो इतना हुआ पी इंटू डेल्टा। अब आप बताओ इंटरनल कितना हुआ, इंटरनल हुआ पहला एम पी इंटू थीटा, पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ एम पी इंटू थीटा प्लस अल्फा, ये हुआ। तीसरा कितना हुआ एम पी इंटू अल्फा, ये हुआ, ठीक। देखना ये अल्फा है, चलो दिख रहा होगा आप सबको, ठीक। ये एम पी इंटू अल्फा इतना हुआ। अब यहाँ मुझे अल्फा की वैल्यू ये निकालनी होगी, मतलब एक समान लाना है इसलिए, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते, जैसे उस केस में किए थे। डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा बराबर लिख सकते हैं ए इंटू थीटा। अगर मैं इस साइड देखूँ तो ए इंटू थीटा होगा, सेम ऐसे इस साइड देखूंगा तो डेल्टा बराबर क्या होगा बी इंटू अल्फा, ये होगा ना। अब दोनों बराबर है, बराबर कर लो। तो ए इंटू थीटा बराबर बी इंटू अल्फा, यही है। तो अल्फा बराबर बताओ क्या हो जाएगा ए थीटा बाई बी, ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये सब भी काम है, ठीक।
ठीक, चलो क्लियर। अब रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। अब इक्वेशन मान के रखना आप लोग, मैं डायरेक्ट समझाते जा रहा हूँ। अब यहाँ लगा दो इक्वेशन, P इंटू डेल्टा बराबर एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा। अब यहाँ अल्फा बराबर डायरेक्ट रख दो, अल्फा बराबर क्या है, ए थीटा बाई बी, इसको रख दिया, प्लस आपका एम पी इंटू अल्फा बराबर क्या है, या देखो अल्फा था तो अल्फा बराबर क्या है, ए थीटा बाई बी, ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर, सबको क्लियर ना। चलो अब यहाँ देखो P इंटू डेल्टा बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ कॉमन आ रहा है, थीटा आ रहा है ना, देखो ऐसे थीटा सब में से कॉमन ले सकते हैं। देखो अगर यहाँ थीटा कॉमन ले लो क्या बचेगा, एम पी प्लस एम पी, और यहाँ थीटा थीटा निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस ए बाई बी प्लस में एम पी, और यहाँ क्या बचेगा ए बाई बी, ये ब्रैकेट में, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो इसे, ठीक, ये बचेगा। अब यहाँ मतलब यहाँ डेल्टा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर लिख दो, डेल्टा बराबर ए इंटू थीटा लिख सकते हो, ठीक, लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ क्या होगा, ये थीटा थीटा कट जाएगा, ये थीटा से थीटा यहाँ कट जाएगा। ठीक, डायरेक्ट अभी कितने इक्वेशन बची, बचा आपका P इंटू ए बराबर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर एम पी प्लस में एम पी ब्रैकेट 1 प्लस ए बाई बी, और प्लस में एम पी ब्रैकेट में ए बाई बी। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगाना था, चलो मान लो ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एम पी तीनों में है, तीनों में एम पी कॉमन है, तो एम पी बाहर निकाल लो, P इंटू ए बराबर एम पी यहाँ बाहर निकाल लो, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, प्लस ये तो मल्टीप्लाई में था तो बचा कितना, ये ब्रैकेट अब हटा दो, कितना बचा, यहाँ 1 प्लस ए बाई बी, इतना ही बचा। ठीक, क्लियर, प्लस में यहाँ एम पी बाहर आ गया, बचा कितना ए बाई बी, यही बचेगा, बस एम पी बाहर निकल गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ आ गया P इंटू ए बराबर एम पी। अब यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, ये से 2 लिख सकते हो, और ए बाई बी प्लस में 2 ए बाई बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 2 अब देखो बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकाल लो, P इंटू ए बराबर यहाँ 2 बाहर निकल रहा है, निकल लो, 2 एम पी ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस ए बाई बी, ये बचा। ठीक, अब यहाँ देखो कुछ इक्वेशन आपका क्या बचा, P इंटू ए बराबर 2 एम पी ब्रैकेट में 1 प्लस ए बाई बी, यही था ना, ब्रैकेट में ए प्लस बी, सही है। ठीक, तो इतना अब इक्वेशन बचा। अब बस सिंपल इसको सॉल्व कर लो, भेज लो, आपका निकल गया। P इंटू ए बराबर 2 एम पी, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक, अब क्लियर है, आ गया। अब यहाँ कोलैप्स लोड पीसी निकाल लो, कोलैप्स लोड पीसी बराबर, अब यहाँ ए को इधर भेज लो, मतलब 2 एम पी ब्रैकेट में b प्लस ए, और ये नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक, तो ये आपका आ गया कोलैप्स लोड। समझ में आया ना सबको, ये आपका क्या आ गया, कोलैप्स लोड। बस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, यहाँ पर कोलैप्स लोड निकाले। अब बी प्लस ए बराबर एल भी लिख सकते हो, लिख लेना। ठीक, और यहाँ एम पी बराबर अगर निकालना है, प्लास्टिक मूवमेंट, सॉरी कोलैप्स मूवमेंट, एम पी बराबर निकालना है, बस इसको यहाँ रुको, सारी चीज़ें यहाँ भेज दो, मतलब पी सी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ पर पी सी, और ये देखो ये भी इधर जाएगा, तो ये बाई 2 हो जाएगा, पी सी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए बी प्लस में बी प्लस ए, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया कोलैप्स मूवमेंट। ठीक, क्लियर। चलो अब एक लास्ट केस करते हैं, उसके बाद कल और केसेस करें। कितना केस हो गया आज, 5 केस हो गया, एक केस और सॉल्व कर लो। केस नंबर 6 डाल। अब यही फिक्स बीम को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन फिक्स बीम में हम क्या कर ले, अब की बार यूडीएल लोड लगा दे रहे हैं। ठीक, लिख लो अच्छा कि फिक्स बीम विथ यूनिफॉर्म लोड। ठीक, यूनिफॉर्म लोड, ये हम केस लेके चल रहे हैं। देखो कुछ ऐसे आपका फिक्स बीम है, ये आपका फिक्स बीम रहा। ठीक, ऐसे मान लो ये आपका फिक्स बीम है, और यहाँ पर ऐसे यूडीएल लोड लगा है। ठीक, यूडीएल लोड लगा। ठीक, अब आप ही लोग बताओ कि जब आपका फिक्स बीम रहता है तो कहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म करता है, तो आपको पता है एकदम जहाँ फिक्स रहे वहाँ पर, एक तो यहाँ पर।
सेकंड, आपको मालूम है कि जब आपका यूडीएल लोड किसी भी कंडीशन में लगा रहता है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा ऐसा ही बनेगा। तो इसका कहाँ बनेगा, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब एकदम सेंटर पे यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक, मतलब ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/2 यही होगा ना। चलो अब इसे सॉल्व कर लो। अब मतलब पहले इसे डिफॉर्म करा दो, ये ऐसे डिफॉर्म नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट करा दो। तो देखो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ जहाँ लोड, जहाँ पर ये प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर रहा है लोड, यहाँ सेंटर टू लगेगा। जैसे देखो ये पूरा ऐसे यहाँ भी लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो डिफॉर्म करेगा ये प्लास्टिक हिंज है वहीं से ऐसे बीचों बीच। ठीक, ये डेल्टा के यहाँ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ फिगर भी वैसा का वैसा ही बना, ये रहा। ठीक, बस यहाँ क्या होगा देखो, अब इक्वल है तो यहाँ भी ये थीटा यहाँ और एक थीटा यहाँ। ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 थीटा, और एक प्लास्टिक हिंज यहाँ, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ, MP और यहाँ पर MP। ठीक, इतना प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर जाएगा। और ये पूरा लोड कितना हो जाएगा, लोड ये आपका, चलो लोड क्या डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, L/2 ये है और L/2 ये है। ठीक, अब डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्या कि इंटरनल वर्क डन बराबर एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक, अब बताओ इंटरनल कितना हुआ, इंटरनल मतलब MP इंटू थीटा ये हुआ, प्लस यहाँ पर आ जाओ MP इंटू 2 थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाओ MP इंटू थीटा ये हुआ। ठीक, यही हो रहा है ना। उसके बाद एक्सटर्नल कितना हो रहा है, ये लोड लग रहा है, लोड कितना लगा W इंटू L/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो डेल्टा। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखो ये हो गया MP इंटू थीटा। अब यहाँ देखो इसको आप 2 टाइम्स आप थीटा का मल्टीप्लाई, इसे ऐसे लिखो 2 MP इंटू थीटा। यहाँ मैंने डायरेक्ट साइन नहीं लिखा था, कहाँ पर एक जगह और मैंने करना था, ये देखो यहाँ भी MP इंटू थीटा, यहाँ देखो 2 टाइम्स ऑफ MP इंटू थीटा ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा का है इसलिए इसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 MP इंटू थीटा ये हो जाएगा, प्लस MP इंटू थीटा बराबर क्या हो गया W इंटू L/2। अब यहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हो L/2 इंटू थीटा, यही होगा। ठीक, क्लियर। चलो तो जोड़ लो कितना आया, ये 4 MP आ गया, 4 MP इंटू थीटा ये आ गया, और यहाँ हो गया W इंटू L²/2 इंटू थीटा, और यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल कर दो। ठीक, आपका आ गया कोलैप्स लोड WC इक्वल टू क्या आ गया 4 दूनी 8 MP और 8 MP/L², ये आपका आ गया कोलैप्स लोड। ठीक, अब कोलैप्स मोमेंट निकालना हो तो ये निकाल लो, कितना आ जाएगा MP बराबर, यहाँ देखो MP बराबर कितना आ जाएगा WCL²/8। ये आपका आ गया क्या कोलैप्स मोमेंट। ठीक, ये आपका हो गया फिक्स बीम विथ यूनिफॉर्म अगर लोड लगा रहे तब। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अभी एक केस और हम करेंगे, वो इसे छोड़ रहा हूँ आज, केस नंबर लगा दे रहा हूँ, कैसा है केस नंबर 6-7। तो यहाँ केस नंबर 7 आज बस लिख लो, इसे हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, अभी ओवर हो रहा है। ठीक, तो केस नंबर 7 कौन सा हम ले रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा, क्रॉस सेक्शन ये अगर कंडीशन बने। ठीक, तो ये कैसे करोगे तो कल पढ़ाऊंगा इसको। उसके बाद हम फ्रेम के क्वेश्चन करेंगे। अब फ्रेम में देखो मैकेनिज्म कंडीशन होती है, उसमें अलग अलग फॉर्म करता है, तो पहले कुछ थ्योरी है उसको पढ़ाऊंगा, फिर आपका एक आध क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। ठीक, चलो तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और कुछ भी अगर डाउट आया होगा तो जरूर भेजना मेरे पास। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।